हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं भाई? सभी लोग अच्छे हैं? अच्छा, सभी हम बोल डालते हैं ना, आप कैसे हो पूछ भी लेते हैं और अच्छे हैं ये भी बता देते हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि आप अच्छे ही होगे, पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रहे हो, है ना। देखो, डेफिनेट इंटीग्रल की बात हमने कंप्लीट कर ली है और मैंने आपसे बोला था कि अभी आर्टिकल्स सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए तो कंप्लीट हो गए। ऑफ कोर्स 70% ऑब्जेक्टिव ही इसी से बनते हैं, बट सम मोर आर्टिकल्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन उसके पहले मुझे ये भी लग रहा है कि पहले मैं एरिया अंडर द कर्व्स मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी बता दूं, फिर एक साथ कंबाइन करके उसके बाद वाले लेक्चर में इसकी बात कर लेंगे साहब, है ना। तो चलिए हेडिंग डालें साहब, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, दैट इज AUC, एरिया अंडर द कर्व्स। सब्जेक्टिव की बोलें तो 4 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 100% एक क्वेश्चन JEE मेन में आएगा और एडवांस में भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से कनेक्ट होगा। दैट मीन्स इन ऑल फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशंस, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आसान इसलिए है क्योंकि आपको इंटीग्रल बनता है, आसान इसलिए है क्योंकि आपको डेफिनेट भी बनता है। मुश्किल थोड़ा सा इसलिए हो जाता है कि हमको कर्व की ट्रेसिंग थोड़ी सी गड़बड़ है ना, तो कंसेप्ट आपको समझना है। मैं एक बार क्लियर करता हूँ। मैंने आपसे बोला कि साहब आर्टिकल नंबर 1, सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं साहब, है ना। एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स, y इज इक्वल्स टू fx। कोई भी कर्व हो सकता है साहब, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, लैम्निस्केट, मतलब नंबर ऑफ कर्व्स आर देयर। कोई भी कर्व किसी भी डिजाइन का, तो एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स, तो केवल 2 कर्व्स के बीच का एरिया निकाल रहे हैं? नहीं, और भी है। फ्रॉम x इज इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स b। एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज कर्व्स, ये जो कर्व्स हैं इनसे घिरा हुआ एरिया मुझे चाहिए। अगर मैं कायदे की बात बोलूं तो मुझे 4 कर्व्स दिखाई दे रहे हैं। एक y इज इक्वल्स टू fx है, दूसरा x एक्सिस है, तीसरा x इक्वल्स a और x इक्वल्स b, चौथा। ये 4 कर्व्स हैं, इनसे बाउंडेड एरिया मुझे निकालना। एक बार इधर देखें ना, तो वो ये कहता है कि साहब अगर आपको एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आपने ये बना दिया साहब x एक्सिस, सही है। अच्छा, ये कोई कर्व है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, तो आप समझ रहे हो एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स, इन 2 से घिरा हुआ एरिया मुझे निकालना है। कहां से कहां तक? x इक्वल्स a टू x इक्वल्स b। So what you want to find area bounded between this curve, this line and this line। तो एरिया तो क्लियर हो गया ना कि कौन सा एरिया निकालना है साहब, मुझे ये एरिया निकालना है। अच्छा, तो ये एरिया निकालना है, तो करूँगा क्या? मैं करूँगा ये कि एक वेरिएबल वर्टिकल स्ट्रिप लूँगा। वेरिएबल वर्टिकल स्ट्रिप ये उठाया मैंने, और इसकी जो थिकनेस है वो एलिमेंटल है ना, एलिमेंटल dx है ना, बहुत ही बारीक सी वर्टिकल स्ट्रिप मैंने ली। वेरिएबल हाइट है। वेरिएबल हाइट कैसे बोला? अरे भाई, ये स्ट्रिप यहाँ जाएगी तो उसकी हाइट ये हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी तो ये बन जाएगी, यहाँ आ जाएगी तो और बढ़ेगी, यहाँ जाएगी तो और ज़्यादा, यहाँ फिर और कम और कम और कम। तो अगर मैं इस स्ट्रिप को दिस प्लस दिस यहाँ से चालू करके यहाँ तक ले जाऊँ, या ढेर सारी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स बना दूँ और नंबर ऑफ स्ट्रिप्स dx ऐड कर दूँ, तो क्या मिलेगा? रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। सो दैट विल बी एग्जैक्टली सेम एज एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम x इक्वल्स a टू x इज इक्वल्स टू b एंड x एक्सिस। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होता है वो इंटीग्रेट करके आ जाएगा। भाई सम करना, dx अंडर fx, अगर मैं सम करूंगा तो क्या मिलेगा? इंटीग्रल मिलेगा। तो मैंने क्या लिखना है? एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स दिस वन फ्रॉम x इक्वल्स a टू x इक्वल्स b इज नथिंग बट इज गिवन बाय a इज इक्वल्स टू इंटीग्रल y dx। बहुत अच्छे से देखिएगा साहब, ये स्टैंडर्ड बना दिया साहब। y, ये y है ना, y
तो y dx कर दिया साहब, ठीक है। अरे ये हाइट हो गई, ये विड्थ हो गई, मेरी बात समझ में? अरे y dx का मतलब क्या? अरे y उसकी हाइट है और dx क्या है? उसकी विड्थ है। तो अगर मैं बोलूं कि लेंथ इंटू हाइट या विड्थ इंटू हाइट, दैट विल गिव यू दिस एरिया, और इस एरिया का सम करते जाना है, मतलब ढेर सारी स्ट्रिप्स को ऐड करते जाइए, दैट विल गिव यू द रिक्वायर्ड एरिया। तो खैर एरिया इज गिवन बाय समेशन ऑफ y dx या फिर इंटीग्रल ऑफ y dx, है ना, हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा y क्या है? fx है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साहब एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। अरे सर ये तो इंडेफिनिट हो गया, मुझे तो x इक्वल्स a से x इक्वल्स b तक जाना है, तो चलो x इक्वल्स a से b तक इंटीग्रेट कर दो, क्या दिक्कत है? दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। अच्छा कई बार ऐसा होगा, मान लीजिए कि ये पार्ट जो है वो नीचे बना हुआ है, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा एरिया कभी नेगेटिव आता है क्या? नहीं ना, एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ, बाय द वे ये नेगेटिव आ जाए तो हम तो पॉजिटिव ही लेंगे, तो टेकिंग इट्स मॉड, दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। तो मुझे तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगता है एरिया, अगर इस फॉर्मेट में इंटीग्रल y dx, ये ले लो आप, ये स्टैंडर्ड हो गया। y की जगह जो भी है फंक्शन वो आप रख दीजिए, इंटीग्रेट करिए जहां से जहां तक इंटीग्रेशन के लिए बोल रहा है। अगर नेगेटिव आता है तो उसका मॉड ले लीजिए। अच्छा नंबर 2 लिखना ये है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन x इक्वल्स f ऑफ y एंड y एक्सिस, इस बार x एक्सिस की जगह क्या आ गया? y एक्सिस, एंड y एक्सिस दैट मीन्स व्हाट? x इक्वल्स 0 फ्रॉम y is equals to c to y is equals to d is given by। अच्छा इस बार जब एरिया निकालोगे आप ऐसे समझ लो, ये आपका x और y एक्सिस मैंने बना दिया। अच्छा ये कर्व कुछ ऐसा है ना, कर्व कुछ ऐसा है, इसको मैंने लिख दिया साहब x इक्वल्स f ऑफ y। तो मुझे इसके और इसके बीच का एरिया चाहिए, क्योंकि ये है ना y एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस। नाउ यू वांट टू फाइंड एरिया अंडर दिस, या ऐसा बोल दो बाउंडेड बिटवीन y एक्सिस एंड दिस कर्व x इक्वल्स f ऑफ y। अच्छा कहाँ से कहाँ तक? y इज इक्वल्स टू c, मान लो ये y इक्वल्स c है साहब, ये है y इज इक्वल्स टू c से y इज इक्वल्स टू d तक, है ना, y इक्वल्स d तक, ये वाला एरिया मुझे निकालना है। यू वांट टू फाइंड दिस एरिया, तो मैंने इसको शेड कर दिया साहब, मुझे ये एरिया रिक्वायर्ड है। अच्छा ये तो कांस्टेंट लाइन है, ये वेरिएबल फॉर्मेट। मैंने क्या किया दिस टाइम, टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली और जिसकी विड्थ dy ले लिया। तो अगर मैं ये बहुत छोटा पार्ट है ना, तो मैं इसको एक रेक्टेंगल मान लूं, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? x इंटू डी वाई। अरे भाई ये x है और ये dy है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? x dy। अब यहां से चालू करो और इस रेक्टेंगल को x dy ऐड करते जाओ, दैट विल कवर द एंटायर एरिया। तो ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट कर देना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज नथिंग बट a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dy। ये आपको लर्न करना है, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है। तो भाई ऐसे चलना है तो x dy, ऐसे चलना है तो y dx। फिर बात आ रही है कि साहब x को y के रिस्पेक्ट पे तो इंटीग्रेट करेंगे नहीं साहब, है ना, तो मैंने इसको लिख दिया f ऑफ y dy। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है। फ्रॉम y इज इक्वल्स टू c टू y इज इक्वल्स टू d, दैट इज योर रिक्वायर्ड एरिया। हाँ पुरानी बात की तरह अगर नेगेटिव आ रहा है तो मॉड ले लूंगा। अच्छा कैसे मालूम नेगेटिव आएगा? अगर फोटो दिख जाए ना कि भाई इस साइड पे तो नेगेटिव ही आएगा, राइट साइड पे पॉजिटिव आएगा, ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव साइड वाले का तो मॉड लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता ना, एरिया नेगेटिव नहीं होता। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया। सही है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
नंबर 3 पे आते हैं जी। अच्छा, इस बार मैंने क्या किया कि ये आर्टिकल लिखना था एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। नाम जरा सुने आप। एक को मैंने y1 से रिप्रेजेंट किया, दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ x, और एक दूसरा है y2 दैट इज इक्वल्स टू g ऑफ x। दो कर्व्स से घिरा हुआ एरिया निकालना है। फिर से लिख रहा हूं, फ्रॉम x इक्वल्स a टू x इक्वल्स b। मान लीजिए कि दो कर्व्स a और b पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो a से b पे मुझे एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स निकालना। जरा देखें प्लीज। अच्छा, मान लीजिए कि ऐसा कुछ बना हुआ है, आप देखते चलें, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। कि एक तो ये कर्व है, दूसरा ये कर्व है, ये है साहब y1 और ये है y2। मुझे इन दो कर्व्स के बीच का एरिया चाहिए फ्रॉम x इक्वल्स a टू x इक्वल्स b। ये है x इक्वल्स a और ये है x इक्वल्स b। अच्छा, मुझे कौन सा एरिया चाहिए होगा? ये एरिया चाहिए होगा साहब। ये है y1 इक्वल्स f ऑफ x एंड y2 इज इक्वल्स टू g ऑफ x। दिस वन इज द रिक्वायर्ड एरिया। कैसे निकालोगे भाई? आसान तरीका। अच्छा, अभी बात करते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसी डिजाइन हो रही है ना, कुछ ऐसी डिजाइन हो रही है। ये है आपका y1 और ये है आपका y2, एंड यू वांट टू फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज x इक्वल्स a से लेकर के x इक्वल्स b तक। दिस वन इज द रिक्वायर्ड एरिया। अच्छा, तरह तरह की बातें हो सकती हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कर्व्स लाइक ये कुछ भी मान लो, ये मान लीजिए y1 है, ये मान लीजिए y2, और मुझे निकालना है साहब x इक्वल्स a टू x इक्वल्स b। दिस वन इज द रिक्वायर्ड एरिया। अच्छा, आपको क्या लगता है ना, क्या लगता है कि मैं ये एरिया कैसे निकालूं? मैं इस एरिया में तो मुझे कोई परेशानी नहीं लग रही है। मैं क्या करूंगा, एरिया अंडर y1 निकालूंगा फ्रॉम a से b। ये पूरा एरिया मिल जाएगा, सही है। और फिर एरिया अंडर y2 निकालूंगा और पहले वाले एरिया में से दूसरा एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। दैट विल गिव यू द रिक्वायर्ड एरिया। अरे भाई, अगर मुझे पिक्चर दिख रही है तो मैं तो एरिया निकाल सकता हूं ना, एरिया अंडर y1 माइनस एरिया अंडर y2 फ्रॉम x इक्वल्स a टू x इक्वल्स b। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा? इसमें होगा क्या कि एरिया अंडर y1 करूंगा फ्रॉम a टू b, तो ये वाला एरिया मिलेगा। अच्छा, और इसकी कहानी क्या करेंगे? ऐसा निकाल लेते, एरिया अंडर y2, इसको y2 अंडर ही पढ़ लेते हैं। कोई टेंशन तो नहीं ना इसमें? नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप समझें तो। मैंने क्या निकाला, एरिया अंडर y2 फ्रॉम a टू b, और ये एरिया दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। एरिया अंडर y1 फ्रॉम a टू b प्लस एरिया अंडर y2 फ्रॉम a टू b। हाँ सर, ऐसा कर सकते हैं। ओके। अच्छा, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू। तो मैं क्या करूंगा, एरिया अंडर दिस माइनस एरिया अंडर दिस। जा ऊपर रहा हूं, पढ़ अंदर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं उसमें ना। एरिया अंडर y1 फ्रॉम a टू b माइनस एरिया अंडर y2 फ्रॉम a टू b। वन कैन फाइंड इट। अच्छा, दो एरिया में मैंने माइनस किया, तीसरे में प्लस किया। अच्छा, ये मुझे मालूम कैसे पड़ेगा सर कि कब प्लस करना है कि कब माइनस? क्या हर बार मुझे कर्व ट्रेसिंग करनी पड़ेगी? हाँ, अगर आप ट्रेस कर लो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। बाय द वे, नहीं ट्रेस कर सकते तो आसान सी बात ये है कि देखो, ये दोनों ऊपर है ना, दोनों ऊपर है, तो दिस माइनस दिस करना पड़ा। अच्छा, इसमें भी क्या है, ये प्लस होगा
और ये माइनस होगा, तो जब दिस माइनस दिस करोगे तो वो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा ना भाई। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप तो हमेशा एक कर्व में से दूसरे कर्व को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। y1 माइनस y2, देखो इसमें दिस माइनस जब दिस करोगे तो ये तो प्लस है, और जब इसको करोगे माइनस तो माइनस ऑफ माइनस दिस, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अगर दो कर्व्स ऊपर ही ऊपर हैं तो एक में से दूसरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक कर्व ऊपर है दूसरा कर्व नीचे है तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, और अगर दोनों कर्व्स नीचे हैं तो भी ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया की मैं बात करूं, एरिया बाउंडेड बिटवीन, तो आपको अपने दिमाग में केवल एक ही बात रखनी है कि मुझे सर कोई टेंशन नहीं, मुझे तो आप बोलो तो मैं y1 माइनस y2 dx कर दूं, खत्म करूं भाई। अगर दोनों ऊपर हैं तो एक ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे होगा तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। अच्छा सर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि y1 में से y2 को सब्ट्रैक्ट करना है कि y2 में से y1 को? अरे नहीं मालूम भाई, हमको भी कौन सा मालूम है, अगर मैं फ़ोटो बना लूँगा तब तो मालूम पड़ जाएगा, नहीं फ़ोटो बनाई तो नहीं मालूम पड़ेगा, तो नहीं मालूम पड़ेगा, इसीलिए तो सीखा है अपन ने सर मॉड ले लो ना, ख़त्म करो, क्यों लफड़ा करते हो। ये आपका आंसर हो गया है ना, ऐसा कर सकते हो साहब भाई। एरिया दैट इज इक्वल्स टू, ये बस इतना बहुत है ना, लिख दिया तो ये रिक्वायर्ड एरिया हो। अच्छा मान लीजिए कि, सुन लो जरा, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अच्छा एक कर्व ये बना हुआ है और मुझे दूसरा कर्व ये ऐसा है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। यू वांट टू फाइंड दिस एरिया, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। तो जब मुझे ये एरिया निकालना होगा, अब सर कहाँ से कहाँ तक किसको निपटाऊँ मैं, मेरे को तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, लुट जाऊँगा मैं, है ना। तो मैंने क्या किया, अच्छा ये तो समझ में आ रहा है, ये इंटरसेक्शन है, ये मान लीजिए मैं बोल दे रहा हूँ x इक्वल्स b है। अच्छा ये बोल दे रहा हूँ ये x इक्वल्स a है, और ये है y1, ये है y2। बात समझ में आ रही? मैंने बोला कि मुझे ये एरिया निकालना है। देयर आर टू कर्व्स, y1 इज इक्वल्स टू fx एंड y2 इज इक्वल्स टू gx एंड यू वांट टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स फ्रॉम x इक्वल्स a टू x इक्वल्स b। अच्छा कोई टेंशन नहीं, फिर से मैं वही करूँगा, क्या y1 माइनस y2 dx कर दूंगा, आ जाएगा। अच्छा ये सर कैसे आ जाएगा, यहाँ तो मुझे समझ में आया कि बीच में x एक्सिस की कहानी थी, यहाँ पर तो दिमाग काम नहीं कर रहा। तो अपन ऐसा सोचे ना, ऐसा सोचे कि मैंने रेफरेंस लाइन ही बदल डाली, ये जो रेफरेंस लाइन थी ना इसको नीचे ले गया मैं, हाँ जी। अब मैंने क्या किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये और ये खींच दिया। अब मुझे बताओ कि मैं सही जा रहा हूँ क्या, एरिया अंडर y1 फ्रॉम x इक्वल्स a टू x इक्वल्स b माइनस एरिया अंडर y2 फ्रॉम x इक्वल्स a टू x इक्वल्स b, यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया। अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी टाइम यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द टू कर्व्स व्हेनेवर द टू एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स इज रिक्वायर्ड। हाँ क्वेश्चंस करेंगे साहब, क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन मत करो, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी साहब आपको। मैं जो बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो, ये मैंने केसेस बना दिए अलग अलग, 1 2 3 ये चार तरह के केस बना करके आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स। यहाँ पर तो अलग से लिमिट दी है, यहाँ पर अलग से लिमिट दी है, यहाँ पर अलग से लिमिट दी, यहाँ लिमिट भी नहीं दी है भाई। मैंने दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया तो मुझे लिमिट मिल जाएगी। कई बार लिमिट दिया होगा, कई बार लिमिट निकालनी पड़ेगी, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो एवरी टाइम वन कर्व माइनस सेकेंड कर्व, किससे सब्ट्रैक्ट करूं नहीं मालूम, भाड़ में गया, नहीं मालूम तो नहीं मालूम, मॉड ले रहे हैं ना, मॉड लेना है तो कोई टेंशन नहीं। चलिए, तो दैट इज एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो जैसा यहाँ चले हैं सर, ऐसा भी चल लें क्या? हाँ चल लेते हैं भाई, कौन सी टेंशन। ये तो समझ में आ गया, y1 माइनस y2 आप बोलो तो लिख दूँ यार। कभी कभी लगता है कि छोड़ दूँ तो लगता है नहीं, लिख दो। ये है साहब f ऑफ x और ये है माइनस g ऑफ x, दोनों को मिला करके कर दिया मैंने dx। यहाँ पर हो गया a, यहाँ पर हो गया b, जो बचा उसका क्या किया, मॉडुलस खेल लिया। हाँ जी, 4th नंबर पे आते हैं और लिखते हैं जी एरिया बाउंडेड
बिटवीन, एक कर्व का नाम है x1 और इसको मैंने लिखा f ऑफ y, एंड दूसरे कर्व का नामकरण किया साहब x2 एंड दैट इज इक्वल्स टू g ऑफ y। ये दो कर्व के इंटरसेक्शन के बीच का एरिया अगर निकालना है तो कहीं ना कहीं मुझे इंटरसेक्ट करा के लिमिट निकालनी पड़ेगी, और अगर ये अलग अलग है तो लिमिट दी होगी कहीं ना कहीं। तो मैं लिख लेता हूं एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स फ्रॉम y is equals to c to y is equals to d। इन कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है। अच्छा, तो कैसे कैसे इसके बारे में बात होगी, जरा बना दूं? चलो बना ही देते हैं ना, बना देते हैं। मन कर रहा है तो बिल्कुल मन को ना मारें। ये दो कर्व्स, इसको बोल दिया x1, इसको बोल दिया x2, और y इज इक्वल्स टू c, ये है y इज इक्वल्स टू c, और ये दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू d। मतलब ये एरिया निकाला ना, ये एरिया। तो एरिया अंडर दिस माइनस एरिया अंडर दिस फ्रॉम y इक्वल्स c टू y इक्वल्स d। हो सकता है कि एक ऊपर हो, एक नीचे हो, सॉरी एक राइट में हो, एक लेफ्ट में हो। तो इस बार जब दो कर्व्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैंने जैसा बताया कि दोनों ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके लिए लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। भाई एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, मुझे यहाँ से यहाँ y इज इक्वल्स टू c से y इज इक्वल्स टू d जल्दी जल्दी से बनाया जा सकता है ना? हाँ सर बनाया जा सकता है। इसको x1 लिख दे रहा है, इसको x2 लिख दे रहा है, और ये एरिया मुझे निकालना, दिस एरिया प्लस दिस एरिया। तो x1 माइनस x2 dy करने से हो जाएगा सर। मैं दो ही बना रहा हूँ, मेरा बोर हो गया ना, बोर हो गया। तो लिख देता हूँ रिक्वायर्ड एरिया A इज गिवन बाय व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ वन कर्व माइनस सेकेंड कर्व dy। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप ना भूलें। या फिर बोल दूँ, और एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये हो जाएगा साहब f ऑफ y माइनस g ऑफ y dx, dy लिख दो, फ्रॉम y इज इक्वल्स टू c टू y इज इक्वल्स टू d, और ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा साहब। बात समझ में आ रही है ना? नहीं समझ में आ रही तो मैं फिर से एक बार याद दिला रहा हूं कि मान लीजिए कि ये कर्व ऐसा, दूसरा कर्व ऐसा, मछली बन गई साहब, मछली जल की रानी है। ये हो गया x और ये हो गया y। ये एक कर्व है साहब, ये है x1 और ये है x2। मुझे ये वाला एरिया निकालना है। दिस वन इज योर रिक्वायर्ड एरिया। अच्छा, दोनों एरिया निकालने के लिए मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट के लिमिट तो मालूम होनी चाहिए ना? हाँ जी, मालूम होना चाहिए कि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ कहीं पर आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू c, और ये यहाँ पर मिलेगा y इज इक्वल्स टू d। तो बात तो समझ में आ रही है साहब कि कैसे निकालेंगे ना? x1 माइनस x2 फ्रॉम y इक्वल्स c टू y इक्वल्स d। सर यहाँ तो मुझे समझ में आ रहा था कि x1 मतलब एरिया अंडर दिस माइनस एरिया अंडर दिस कर दिया, यहाँ नहीं पल्ले पड़ता, तो मैंने फिर से वही रेफरेंस लाइन ही चेंज कर देनी। मैंने क्या करना है, यहाँ कहीं पर एक रेफरेंस बना देता हूँ साहब। लो अब इसको खींच दो यहाँ तक, ये हो गया y इज इक्वल्स टू c वाली लाइन, और नहीं d, और इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दो, ये हो गया साहब y इज इक्वल्स टू d। अब जरा खुद से दिख रहा है ना कि एरिया अंडर x1 फ्रॉम y इक्वल्स c टू y इक्वल्स d, ये पूरा एरिया आएगा, ये, और माइनस एरिया अंडर x2 फ्रॉम y इक्वल्स c टू y इक्वल्स d, y इक्वल्स c से y इक्वल्स d। तो फॉर्मूला तो यही लगना है। ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता दिया साहब कि कोई भी एरिया निकालना है तो कैसे निकालना है। उम्मीद करूं कि थियोरेटिकल पार्ट, मतलब एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स कैसे निकालते हैं, ऐसे सेगमेंट में y dx
ऐसे सेगमेंट में x dy। कोई डाउट? और दो कर्व्स अगर दिए तो एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करो, तो बिना टेंशन किए हुए कि यार वो तो एक ऊपर और एक नीचे होगा तो दोनों ऐड होने चाहिए। अरे साहब ऐड ही हो रहे हैं, वो x1 माइनस x2 किया तो ऑटोमेटिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक नोट लिखवा दूँ जल्दी से, नोट नोट नोट। और हमेशा जो नोट अपन लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। तो नोट ये लिखना है कि बिफोर फाइंडिंग द एरिया, इट इज़ एडवाइजेबल ओनली ना, कि मैंने एक एडवाइस की है आपको, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ट्रेस द रीजन। नोट कर लेना। तो बिफोर ऑलवेज ट्राई टू ट्रेस द रीजन। देखो उसमें क्लैरिटी मिलती है ना, पिक्चर क्लैरिटी। दो तरह की बात मैं जल्दी से बोलता हूँ। देखो सब्जेक्टिव अप्रोच है तो ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आपने डायग्राम सही बनाया है ना, हाँ अच्छा इम्पैक्ट जाता है साहब, आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने डायग्राम भी नहीं बनाया, फिर कैलकुलेशन भी गड़बड़ कर गया, तो ऐसा लगेगा ब्लाइंडली कर रहे हो साहब, इसलिए मिस्टेक तो होनी ही थी। तो बी केयरफुल इन योर सब्जेक्टिव पेपर, ऑलवेज ट्रेस द रीजन। किसी भी हालत में रीजन मुझे बनाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में कोई ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत हो, बहुत टिपिकल फॉर्मेशन दिख रही हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हो तो फिर बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो क्या आपको कर्व्स के बारे में सारी चीज़ें, बेसिक कर्व्स तो याद हो गए ना, लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, याद होगा यार, याद होगा। अच्छा 2D वाले, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, सर्कल का सेंटर, रेडियस, इतना तो एलिमेंट्री याद होगा सभी को। एक काम करूं क्या, चलो नोट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, फटाफट। चलो 10 मिनट्स प्लीज़, फटाफट देखेंगे। पहला नंबर पे आते हैं स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में क्या क्या याद है, क्या क्या पढ़ते थे? चलो कुछ तो लिखे लें। एक अपन पढ़ते थे ग्रेडियंट फॉर्म, याद है आपको? हाँ जी, इसको अपन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते थे ना, ग्रेडियंट फॉर्म। इसकी फोटो कैसे बनती थी साहब? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, वेयर m इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अच्छा अब ये y एक्सिस बना दी, ये x एक्सिस बना दी, थोड़ा स्पीड से बना लो फोटो, है ना। ये इंटरसेप्ट है फ्रॉम y एक्सिस, दिस वन इज योर लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो लाइन का इक्वेशन ग्रेडियंट फॉर्म में ये हो जाता है। अच्छा इसी में बात ये होती थी कि अगर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इफ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, इफ लाइन पासिस थ्रू 0,0। अच्छा अगर लाइन ओरिजिन से पास होगी तो बट ऑब्वियस है कि अगर यहाँ से पास होगी तो c तो 0 हो जाएगा। c को आपने 0 कर दिया, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा साहब? लाइन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू mx। ये लाइन कैसी लाइन होगी साहब? जो ओरिजिन से पास होगी, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। ये ओरिजिन x एंड y, ये लाइन हो गई साहब। आप इधर बना दो, इधर बना दो, दिस वन इज योर लाइन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस। कोई टेंशन नहीं, सही, बिल्कुल जी। ये ग्रेडियंट फॉर्म हो गया। फिर अपन क्या पढ़ते थे? इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। हाँ जी, इंटरसेप्ट फॉर्म ये भी लिख लेते हैं। व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन? अच्छा किसी लाइन को ट्रेस करना होता था तो क्या करते थे? अरे लाइन पे 2 पॉइंट ढूंढ लेते थे, कोई भी 2 पॉइंट प्लॉट किया, ज्वाइन किया, दैट विल गिव यू। अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या लिखते थे? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये लाइन का इक्वेशन हो जाता साहब। अच्छा फोटो बनाने की बात है, ये तो डिपेंड करता है कि वेदर ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लीजिए कि ये ओरिजिन है, दिस वन इज x एंड दिस वन इज y एक्सिस। ये लाइन बना दी मैंने, ये है आपकी लाइन। तो इंटरसेप्ट फ्रॉम x एक्सिस दैट इज a और इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस दैट इज b। ये a हो गया और ये b हो गया सब।
ये आपकी लाइन का इक्वेशन हो गया, इंटरसेप्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड इंटरसेप्ट फ्रॉम वाई एक्सिस। अच्छा, और क्या पढ़ते थे? 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ते थे लाइन का। इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, वन पॉइंट फॉर्म तो याद ही होगा भाई। लाइन का इक्वेशन अगर मुझे लिखना है तो मुझे एक पॉइंट चाहिए, साथ ही साथ ग्रेडियंट भी चाहिए होगा ना, साथ ही साथ ग्रेडियंट भी चाहिए होगा। तो ये एक लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है साहब? किसी पॉइंट x1, y1 से पास हो रही, और इस लाइन की ग्रेडियंट अगर m है, सो कैन वी फाइंड द लाइन्स इक्वेशन? यस, इक्वेशन था y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यह आपका लाइन का इक्वेशन हो गया। और 2 पॉइंट फॉर्म में पढ़ लो भाई, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, बस उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। 2 पॉइंट्स फॉर्म, तो लाइन की फोटो बना ली साहब। 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 1p हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड अदर इज q हैविंग कोऑर्डिनेट x2, y2। You have to find the equation of line passing through these 2 points। याद है ना? हाँ जी, सेम इक्वेशन होगा, y माइनस y1 इक्वल्स m इंटू एक्स माइनस x1। हाँ, इस बार m मुझे डायरेक्टली मालूम है। यू नो स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो m की जगह रख दो, यू विल गेट द इक्वेशन, और ये बन जाएगा था y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू, तो m बोले तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन में बस इतनी ही चाहिए, पैरामीट्रिक और ये सब सिमेट्रिकल फॉर्म इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। हाँ, बहुत मज़ेदार बात यह है कि साहब 11th में इतना सर्कल पढ़ने के बाद भी आज ऐसे बच्चे हैं जिनको सेंटर नहीं निकालते बनता, रेडियस नहीं निकालते बनती सर्कल की। सो स्ट्रेंज। तो अगर ये बात होगी ना, तो फिर एरिया अंडर द कर्व्स में मुश्किल आएगी। तो आपको किसी न किसी हालत में सर्कल का इक्वेशन, सर्कल की ट्रेसिंग, सर्कल का सेंटर, सर्कल का रेडियस, थोड़ा आइडिया तो मैं दे ही दे रहा हूँ अभी, है ना, एक बार देख लो जरा। तो सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए मुझे बेसिकली 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तो कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ना, वो ये होता था कि साहब x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है। हाँ, इस सर्कल का सेंटर बोले तो h, k और रेडियस बोले तो स्मॉल a। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज h, k एंड रेडियस इज a। अच्छा, इसी में कहानी ये होती थी कि इफ सेंटर इज व्हाट, अगर मान लीजिए सर्कल का सेंटर 0, 0 हो जाए एंड रेडियस a है, तो बट ऑब्वियस है सर्कल का सेंटर अगर 0, 0 है तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन होगा। याद आ रहा है ना सारा? हाँ जी, याद दिला रहा हूँ। ये सर्कल, ये आपका y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस। स्पेशली ना, स्पेशली इस सर्कल को मैंने इसलिए बनाया कि इफ़ द सर्कल हैविंग सेंटर इज 0, 0 एंड x और y एक्सिस ये 2 दिया हुआ है ना, तो सर्कल कुछ ऐसे ही बनेगा साहब, है ना, पासिंग थ्रू, सॉरी, सेंटर इज एट ओरिजिन। इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, इसका h, k, तो कहीं पर भी बन सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये ऐसा ही बनेगा ना, ये ऐसे ही बनेगा। रेडियस आपको ऑफ कोर्स मालूम है, दिस वन इज इट्स रेडियस, दैट इज। अच्छा, दूसरा आप पढ़ते थे जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। क्या पढ़ते थे? जनरल फॉर्म। अच्छा, जनरल फॉर्म कैसे पढ़ते थे आप? मैं बता दे रहा हूँ कैसे पढ़ते थे भाई। जनरल फॉर्म की बात कुछ ऐसे आती थी, याद करें, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0. दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल. अच्छा, इस सर्कल का सेंटर कितना होता था, याद है ना? हाँ जी, सेंटर इज व्हाट, माइनस ऑफ g कॉमा माइनस ऑफ f. एंड व्हाट अबाउट इट्स रेडियस, दैट इज अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. कीपिंग इन माइंड x स्क्वायर y स्क्वायर के कोएफिशिएंट यूनिटी लिए हैं मैंने, है ना? मान लीजिए यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लिखा हो तो पहले उसको डिवाइड कर लो 2 से, तब जाकर के ये आपको रेडियस मिलेगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. एंड व्हाट अबाउट सेंटर, माइनस जी कॉमा माइनस एफ. कोई परेशानी तो नहीं? कोई भरोसा नहीं ना, कोई भरोसा नहीं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल. सेंटर और रेडियस से मुझे बहुत टेंशन है भाई, आधी पब्लिक परेशान करती है मुझे. तो जल्दी से लिखें. जैसे मान लीजिए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ये सर्कल है. अच्छा, कंपेयर किया जा सकता है ना, कंपेयर किया जा सकता है. तो 2g कितना आ गया, 2 आ गया, सॉरी 2g इज इक्वल्स टू 4. तो g कितना आ गया, 2, और मुझे माइनस g चाहिए तो माइनस 2. अच्छा, 2f इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो f माइनस 1, तो माइनस f इज इक्वल्स टू 1. तो अगर मैं आपसे कंपेयर करके सेंटर और रेडियस की बात करूं तो माइनस ऑफ 2 कॉमा 1 ये सेंटर आ जाएगा. भाई कंपेयर कर लो, g और f निकाल के c सेंटर पे रख दो. अच्छा, रेडियस कितनी होगी इसकी, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर बोले तो 4, एफ स्क्वायर बोले तो 1. अरे माइनस जी माइनस एफ है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर तो आएगा माइनस सी. अच्छा, ये 1 लिखा है तो माइनस ऑफ सी, ये दोनों कट गए साहब. तो सर रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी. तो सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना सीख लो साहब, स्पीड से जरूर, हर बार जरूरत पड़ने वाली है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आपने स्ट्रेट लाइन देख लिया, आपने सर्कल देख लिया, थोड़ा एलिप्स और पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. हाँ, ये भी थोड़ी सी आइडिया ले ले. जैसे मान लीजिए कि, अच्छा स्टैंडर्ड ही लिख लेते हैं. पहला स्टैंडर्ड इसका होता है साहब, राइट हैंडेड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. अच्छा, इसकी फ़ोटो कैसे बनती थी? अरे बना देते हैं साहब. ये ओरिजिन थी, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस. ये पैराबोला कुछ इस डिज़ाइन का बनता है, राइट हैंडेड. यहाँ पे कहीं पर ना, यहाँ पर कहीं पर हम बनाते थे, फोकस बोलते थे a,0 को, और यहाँ पर होता था साहब लेटस रेक्टम, है ना, ये लेटस रेक्टम कहलाता था LR. हाँ सर, याद आ गया, याद आ रहा है. ये कहलाता था वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट 0,0. बस इतना बहुत. सो दिस वन इज फोकस, दिस वन इज लेटस रेक्टम, दिस वन इज ओरिजिन. ओरिजिन इज वर्टेक्स, है ना. ये राइट हैंडेड हो गया. अच्छा, फिर नंबर 2 पे आते हैं, लेफ्ट हैंडेड बना देते हैं भाई. वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4ax. इसकी डिज़ाइन क्या कहती थी? इसकी डिज़ाइन ये कहती थी साहब कि ये y, ये x, ये ओरिजिन, है ना, ऐसा बना दीजिए. लेफ्ट हैंडेड पैराबोला कुछ इस तरह का डिज़ाइन हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पर फिर इसका फोकस बना दो, ये S हो गया, हैविंग कोऑर्डिनेट्स माइनस ऑफ a,0. ये वर्टेक्स है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0, एंड दिस वन इज नथिंग बट व्हाट, लेटस रेक्टम. ये LR हो जाता है इसका, है ना, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस. ओके ओके, 2D पढ़ा नहीं रहा हूँ साहब, थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ बस. अच्छा, नंबर 3 पे आते हैं. तो नंबर 3 पे हम बोलते थे इसको कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay. दिस वन इज नथिंग बट व्हाट, अपवर्ड डायरेक्टेड पैराबोला. वर्टेक्स ओरिजिन ही है, तो ये अपवर्ड डायरेक्टेड की फोटो ऐसे बना देते हैं साहब. ये बना दिया. दिस वन इज योर y एंड x, ये ओरिजिन x एंड y एक्सिस. यहाँ कहीं पर फोकस बना दिया और ये लेटस रेक्टम बना दी, है ना. ये LR है, ये पॉइंट फोकस है. कोऑर्डिनेट्स कितना साहब, 0,a. दिस वन इज वर्टेक्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0,0. तो नंबर 4 पे हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4ay. दैट इज नथिंग बट व्हाट, डाउनवर्ड डायरेक्टेड पैराबोला.
अच्छा डाउनवर्ड डायरेक्टेड बोले तो ये डाउनवर्ड डायरेक्टेड हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, सही है। अच्छा ये वर्टेक्स ए हैविंग कोऑर्डिनेट 0, 0, फोकस यहां कहीं पर आ जाएगा, ऐसा ना, ऐसा ये एस हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0, -a। सो दीज आर द वेल डायरेक्टेड ना, वेल डायरेक्टेड स्टैंडर्ड फॉर्म जिनको आप बोलते हो 4। बाकी सारे तो ऑब्लिक पैराबोला होता है भाई। इनका वर्टेक्स 0, 0 इसलिए होता है ना, इसको देखो ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा जरा 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 जैसे ये लिखा है ना y² = 4ax। ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ये हो रहा है ऐसा कि y - 0 होल स्क्वायर लिखा है और ये लिखा है 4a टाइम्स x - 0। यहाँ से ये जो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं ये वर्टेक्स के हैं, x = 0 y = 0। अच्छा बाय द वे इसी को मैंने कुछ ऐसा लिख दिया y - k होल स्क्वायर = 4a टाइम्स x - h, ऐसा लिख दिया। तो इसका वर्टेक्स जो होगा ना वो कितना हो जाएगा साहब, h, k, ये वर्टेक्स हो जाएगा, होगा राइट हैंडेड। अगर मैं उसको शिफ्ट कर दूं तो ये h, k इसका वर्टेक्स हो जाएगा। खैर उसकी बात क्वेश्चन के साथ देख लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। नेक्स्ट इज व्हाट, एलिप्स। देखो सबसे ज़्यादा आपको सर्कल की ज़रूरत पड़ने वाली, पैराबोला की और लाइन की, थोड़ा बहुत एलिप्स की, कभी कभी हाइपरबोला की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रेसिंग तो कम से कम मतलब एक डिज़ाइन तो हल्की सी बननी चाहिए ना। अच्छा इसमें 2 एलिप्स सीखे गए थे, एक होता था x² / a² प्लस y² / b² = 1, कीपिंग इन माइंड हियर a इज़ ग्रेटर देन b। और a और b के बीच में जो रिलेशन होता था b² = a² × 1 - e²। याद है ना, एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी कैसी होती थी, स्मॉलर देन 1 होते थे, ये एलिप्स होता था साहब। अच्छा जब मैं इस एलिप्स को बनाता था तो ये हॉरिजॉन्टल शेप का बनता था ना, हॉरिजॉन्टल शेप का बनता था क्योंकि मेजर एक्सिस कुछ ऐसी होती थी। ये बना, दिस वन इज योर एलिप्स। ये सेंटर कहलाता है। अच्छा ये 4 वर्टेक्स होते थे, एक A, फिर A', यहाँ पर बनाया B और यहाँ पर B'। थोड़ा थोड़ा सा लिख लो साहब, है ना। इस वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट a, 0, इसका साहब होता था -a, 0। दिस वन हैविंग कोऑर्डिनेट 0, b, दिस वन हैविंग कोऑर्डिनेट 0, -b। अच्छा 2 फोकस बनाते थे s, a, e, 0 और एक आ जाएगा साहब s' -a, e, 0। बस बहुत है ना, बहुत। डायरेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिक्स मारो गोली, अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अच्छा दूसरा जो होता था ना वो वर्टिकल शेप में बनता था। अच्छा इक्वेशन तो आप वही लिखने वाले हो, x² / a² प्लस y² / b² = 1। इस बार होता क्या था, इस बार हम कंडीशन क्या लेते थे, a इज स्मॉलर देन b, मतलब x के नीचे की जो फोटो है y के नीचे की फोटो से छोटी है ना, a इज स्मॉलर देन b। और इसेंट्रिसिटी कैसे मिलता था, a और b के बीच में रिलेशन a² = b² × 1 - a², ये रिलेशन हो जाता था। यहाँ पर ऐसा था, वहाँ पर ऐसा हो गया। फोटो में क्या डिफरेंस आने वाला है, हाँ सर कुछ तो डिफरेंस आएगा, ये ऐसा हो जाएगा वर्टिकल शेप में। अच्छा वर्टिकल शेप में जब फोटो बनेगी तो ये ऐसा जाएगा, यहाँ से ये ऐसी कहानी बनेगी, ये ओके। दिस वन इज सेंटर a', इसको बोलते थे b और ये b'। कहानी वैसी ही चल रही है, a 0 है ना, तो यहाँ पर भी a 0 ही होगा भाई। हमने तो a और b इंटरचेंज किया नहीं है ना, यहाँ पे एज इट इज़ रखा है। दिस पॉइंट इज व्हाट, -a, 0, यहाँ पर आएगा 0, 0। 2 फोकस बना दो साहब, ये हो गया 0, be
और यहाँ पर आता है 0 कॉमा माइनस बी ई एस डैश, ये पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा बी और ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी। बहुत है ना, बहुत है, समझना इतना बहुत है। हमने समझने के लिए बोला ही नहीं यार, समझने का तो ईयर निकल गया ना, समझने के लिए क्लास 11th थी। अभी केवल एक थोड़ा रिकॉल करने वाली बात है कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपने पढ़ी थी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। अच्छा, इसमें भी दो फोटो बनेगी, एक रेगुलर होता है, एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला ना। हाँ, बना लेते थोड़ी थोड़ी सी डिज़ाइन, और इक्वेशन भी लिख लो। पहला इक्वेशन होता था साहब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, हाइपरबोला की स्पेशलिटी तो जानते हो ना, इसेंट्रिसिटी मोर देन 1 होती थी। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 होती थी। हाँ जी, हाँ, इसमें कहानी ये है कि इसमें a बड़ा है b से या a छोटा है b से फ़र्क नहीं पड़ता। x के नीचे की फ़ोटो y के नीचे की फ़ोटो के बराबर है नहीं, छोटा या बड़ा दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। इसेंट्रिसिटी a और b के बीच में रिलेशन कैसे होता था साहब, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय e स्क्वायर माइनस 1। हाइपरबोला में क्या था, 1 माइनस e स्क्वायर, बिकॉज e इज स्मॉलर देन 1। यहाँ पर क्या था, e ग्रेटर देन 1, इसलिए e स्क्वायर माइनस 1 से काम बनता है। फोटो कैसे बनती, बना देते हैं भाई, ये छोटा सा बनाते हैं, छोटा सा, बहुत बड़ा सा बन जा रहा है। ये हाइपरबोला साहब, इसको सेंटर बोलते हैं। ए के वर्टेक्स a है, a के वर्टेक्स a डैश हो गया, बाकी तो ये इमेजिनरी है। अच्छा, यहाँ पर कहीं पे फोकस होता है और यहाँ पर भी फोकस बना दो भाई, एस डैश। कोऑर्डिनेट्स वही चलते हैं जो एलिप्स के हैं, बोले तो बता देता हूँ, ए ई कॉमा 0, ये हो जाता है साहब a कॉमा 0, दिस पॉइंट इज 0 कॉमा 0, ये हो गया माइनस ऑफ a कॉमा 0 माइनस ऑफ ए ई कॉमा 0। बहुत है इतना जानना आपके लिए ना, बहुत है। मतलब एरिया अंडर कर्व्स के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, 2D के रिस्पेक्ट में नहीं। 2D के रिस्पेक्ट में इतने से काम थोड़ी चलने वाला है, तो एरिया के लिए बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, एक और फोटो याद आ जाएगी आपको ना, याद आ जाएगी कि साहब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1। यहाँ पर एक्स के साथ नेगेटिव और वाई के साथ पॉजिटिव। हाँ, इसमें भी या तो ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए और बी के बीच में जो रिलेशन होगा वो यहाँ से मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर बी और ए स्क्वायर ऐसा लिखा है, यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर। अच्छा, तो सर फोटो कैसे बनेगी? अरे रोटेट कर दो, जैसा एलिप्स को किया था वैसे इसको भी कर दो। तो बनाना आसान है, बनाने के लिए 2 एक्सिस, ये हो गया, एक ऐसी बना दो तो दूसरी ऐसी बना दो, सही है ना। फिर से वही कहानी, ये C, ये हो गया B, ये हो गया B डैश, यहाँ पर बना दो S, यहाँ पर बना दो S डैश। वर्टाइस जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है ना। ये 0 कॉमा बी ई, ये पॉइंट आएगा 0 कॉमा बी, दिस पॉइंट इज व्हाट 0 कॉमा 0, ये हो गया 0 कॉमा माइनस बी, एंड दिस पॉइंट इज व्हाट 0 कॉमा माइनस ऑफ बी ई। हाँ जी, तो एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड मैंने थ्योरी तो कंप्लीट कर दी साहब, है ना। मुझे लगता है इतना बहुत है ना, बहुत। वैसे तो ये जो बाद में अपन ने आधे घंटे बर्बाद किए, ये केवल इस रिस्पेक्ट में है क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जा रहे हैं कि 2D भी कभी पढ़ी थी, है ना। 1 साल का डिफरेंस हो गया तो अब गायब हो गए साहब सर्कल। हाँ, याद तो आ रहा है सर, सर्कल में सेंटर भी होता था। तो इससे बचना है ना, इससे बचना है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा रिवाइज करवा दूँ। एक क्वेश्चन करते हैं।
यू हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर एरिया, ये एरिया निकालना है साहब। x इक्वल्स -1 से 1, y इक्वल्स 3x+2 एंड x एक्सिस। इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, मैंने जानबूझ करके तो ये दिया होगा क्वेश्चन, इसके पीछे की कहानी आप समझें। पहले देखो एक कर्व दिया है ना, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x फ्रॉम x इक्वल्स a टू x इक्वल्स b एंड x एक्सिस, ये एरिया है। मेथड 1 आप देखते चलेंगे, जरा भी इधर उधर नहीं करेंगे ना अपन। 1 2 3 4 5 सब सारी वर्किंग की बात एक ही क्वेश्चन के साथ शेयर कर रहे हैं। हमने पढ़ा साहब एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल्स टू f ऑफ x फ्रॉम x इक्वल्स a टू x इज इक्वल्स टू b एंड फलाना एंड ढकाना। तो मैंने किया क्या, मैंने किया ये कि एरिया मैंने पढ़ा था सर y dx होता है। अच्छा, फिर मैंने ये भी पढ़ा था कि सर y मतलब जो भी दिया है वो लिख दो, लिख दिया साहब 3x+2 dx एंड फ्रॉम x इक्वल्स -1 टू x इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया साहब। अच्छा, जैसे ही मैंने ये देखा ना, अरे सुन लो जरा, जैसे ही मैंने ये देखा तो मैंने कहा ये तो ऑड फंक्शन है, -a से a ऑड फंक्शन का इंटीग्रल तो 0 होता है सर। अरे कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैंने क्या किया कि इसको अलग अलग कर लिया, -1 से 1 ले गया और ये लिखा 3x dx। अच्छा, प्लस 2 टाइम्स अलग कर लो, इंटीग्रल -1 टू 1 किया और ये लिखा साहब 2 dx। अरे सर बहुत ही बढ़िया, ये तो 0 हो गया और ये इवन फंक्शन है सर, कांस्टेंट तो इवन फंक्शन होता है। तो मैंने इसको 2 टाइम्स कर लिया, लिमिट 0 से 1 ले गया और ये लिख दिया साहब dx और ये हो गया 2 टाइम्स। अच्छा, इसका इंटीग्रल x, अरे 2 टाइम्स 2 है ना, तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा ना, 4। हाँ, तो ये मैंने 4 लिख दिया और ये लिमिट हो गई 0 से 1। अरे सर ये तो आंसर 4 × 1 आ गया, ये तो 4 स्क्वायर यूनिट आ गई। अच्छा, इसमें कोई लफड़ा है क्या? आपने किया एरिया इंटीग्रल y dx -1 से 1 3x+2 dx, यही पढ़ा है अपन ने। और ये भी पढ़ा था कि अगर ये नेगेटिव नेगेटिव कुछ खेलेगा तो मॉड ले लेंगे, नेगेटिव खेल भी नहीं रहा साहब, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स इट इज करेक्ट। अच्छा, दुर्भाग्य से ये आंसर गलत है, दुर्भाग्य से ये आंसर गलत है और इसीलिए तो एरिया अंडर कर्व्स की बात अपन कर रहे हैं साहब, है ना। तो ये गलत क्यों है सर? आपने यहाँ पे लफड़ा कर दिया, ये ऑड वाला कुछ खेल दिया, ये सब नहीं करना चाहिए सर, ये तो इसीलिए गड़बड़ आ रहा है। नहीं भाई, आंसर 4 ही गलत है। आप इसको अगर इंटीग्रेट करोगे -1 से 1 तक, वो फाइनल वही आंसर आएगा ना भाई। आप यहाँ पर x² हो जाएगा इसका इंटीग्रल, तो 1 रखोगे तो भी 1 आएगा, -1 रखोगे तो भी 1 आएगा, 1 - 1 तो 0 ही आएगा। तो 0 आना ही है, उसमें कोई इशू की बात नहीं। लेकिन ये गलत है सर। अरे सर ये गलत क्यों हो रहा है? अच्छा, तो मैंने फिर ये ध्यान दिया कि साहब मेथड 2 पे चलें। मेथड 2 की कहानी ये कहती है कि हमने आपको एक अंग्रेजी में नोट लिखवाया। नोट ये लिखवाया कि बिफोर फाइंडिंग द एरिया ऑलवेज ट्रेस द रीजन। सुभाष जैन ने बोला कि सर ने नोट तो ऐसी फालतू में लिखवाते रहते हैं ना, बकवास कर रहे हैं सर, हम नहीं करेंगे, हमने तो जल्दी से आंसर देना, इंटीग्रल y dx ठोक दो, ख़त्म कहानी, पैसा हजम। लेकिन इसमें यहीं पर लफड़ा हुआ क्या, आइए सीखते हैं ना। y = 3x+2, तो पहले मैंने ट्रेस किया। भाई सुन रहे हो मेरी बात? ये कॉन्सेप्ट की बात हो रही है साहब, इसमें जरा भी मजाक ना करें। इसको आपने ब्लाइंड गेम खेला, ख़त्म हो गया, 4 गलत है, गलत है, गलत है। सही करने के लिए हमने किया क्या? सही करने के लिए हमने, अच्छा कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि 3x+2 करके भी किया होगा और उनका आंसर कुछ और आ गया होगा, तो ये आंसर 4 ही आएगा, लेकिन ये गलत है। तो मैंने कहा ट्रेस करो। अच्छा, इसमें मैंने x को 0 किया तो y2 आ रहा है, y को 0 किया तो x - 2/3 आ रहा है। सुनते चलें यार, ये लाइन तो ऐसी कुछ बन रही साहब, ऐसी कुछ बन रही मालूम? हाँ सर, बिल्कुल ऐसी बन रही। यहाँ पर 0, यहाँ कहीं पर आ रहा है 1, x = 1, ये ओरिजिन, और यहाँ कहीं पर आएगा साहब x = -1। सुनते चलें,
ये 2 है, ये -2/3। अरे भाई मैंने तो जो एरिया निकालना था ना वो कैसे एरिया निकाल रहा था, मैं निकाल रहा हूँ y = 3x + 2। मैंने लाइन बना दी। कैसे बनाई लाइन? अरे 2 पॉइंट ले लिया लाइन पे, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये मिल गया, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो लाइन मिल गई। अच्छा, x = 1 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x = -1 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड x एक्सिस। ये 4 कर्व से, तो आप मुझे बताओ कि इतना तो हम समझदार हैं भाई, इस लाइन, इस लाइन, इस लाइन और इस लाइन से घिरा हुआ एरिया कौन सा है? एक तो ये और दूसरा ये। दिस वन इज योर रिक्वायर्ड एरिया, दिस वन इज योर रिक्वायर्ड एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया। अच्छा, हुआ क्या होगा? जो आपकी कहानी में जो 4 आ रहा है वो हुआ कैसे? बहुत अच्छे से ध्यान दें। हमने क्या किया, -1 से 1 एरिया अंडर दिस खट से इंटीग्रेट कर दिया। तो हुआ ये कि ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ वाला जो पार्ट था वो आया नेगेटिव, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट आया वो पॉजिटिव। जब आपने टोटल किया तो दिस माइनस दिस हो गया, और जबकि एरिया क्या है? दिस प्लस दिस। मेरी बात समझ में आ रही है? एरिया नेगेटिव नहीं होता। तो एक चीज दिमाग में रखिए कि डेफिनेट इंटीग्रल अलजेब्राइक सम है। अलजेब्राइक सम का मतलब समझते हो ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। और जबकि डेफिनेट एरिया अंडर द कर्व्स, एरिया क्या है? मॉड्यूलस सम है। मॉड्यूलस सम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आती। मेरी बात सुनो। जैसे मान लीजिए कि आपने -1 से 1 तक ये वाला एरिया पहले अलग से निकाला, मालूम ये कितना है? मान लीजिए -2 आया, ये कितना आया? -2। और यहाँ से यहाँ तक निकाला तो कितना आया? मान लीजिए 6 आया। ये वाला पार्ट का एरिया कितना आया? 6। और इस वाले पार्ट का एरिया कितना आया? -2। जब -1 से 1 तक आपने इंटीग्रेट किया तो -2 + 6 हो कितना गया? 4। जबकि एरिया कितना होना चाहिए? -2 का मॉड + 6। तो -2 का मॉड तो +2, 2 + 6 दैट इज 8। एरिया ऐसा कुछ होना चाहिए था। मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें क्या प्रॉब्लम आई समझ गए? जब आपने -1 से 1 तक इस लाइन को पूरा इंटीग्रेट किया तो सम ऑफ द पार्ट कम्स नेगेटिव, सम ऑफ द पार्ट कम्स पॉजिटिव, और आपने अलजेब्राइक सम ले लिया तो दिस माइनस दिस हो गया। जबकि एरिया, अरे यार ये -2 एरिया होगा क्या? अरे ये तो 2 है ना भाई, नीचे बना हुआ है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एरिया तो 2 है, ये भी एरिया कुछ है। तो दिस प्लस दिस होना चाहिए कि दिस माइनस दिस, दिस प्लस दिस। ये प्लस कैसे होगा? जब हम इसका मॉड लें। मेरी बात समझ में आ रही? तो कहीं पर एक नोट ये करना है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल हम करते हैं वो होता है साहब अलजेब्राइक सम। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। अलजेब्राइक सम, अलजेब्राइक सम का मतलब समझ रहे हो? पॉजिटिव नेगेटिव साइन को कंसीडर करते हुए। और जबकि एरिया अंडर द कर्व्स की जब भी बात होगी ये क्या होगा साहब? मॉड्यूलस सम, क्योंकि एरिया नेगेटिव या 0 नहीं होता साहब। एरिया नेगेटिव या 0 नहीं होता। तो जहां भी नेगेटिव आ रहा है उसका मुझे मॉड लेना था। अब चलो बात आती है कि हम एरिया निकाले कैसे। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? -2/3। कैसे मालूम? अरे यार एक y को 0 करो ना भाई, तो x कितना है? -2/3। और ये पॉइंट x = 1। इस एरिया को मैंने नाम दे दिया A1, इस एरिया को नाम दे दिया A2। तो मुझे करना क्या है? A1 क्या है? एरिया फ्रॉम -1 to -2/3, और A2 क्या है? एरिया फ्रॉम -2/3 to x = 1। एरिया अंडर दिस, एरिया अंडर दिस। तो मैंने जो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए जरा आप देखते चलो A1 कितना आया मुझे। चलूंगा वही इंटीग्रल y dx ही चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कहां से कहां तक चलूंगा? -1 से -2/3 तक चलूंगा, और 3x + 2 लूंगा, dx कर दूंगा। पूरा इंटीग्रेट करके बता रहा हूं आपको। -1 से -2/3 तक ये एरिया मुझे निकालना है। तो -1 से -2/3, 3x + 2 dx। अच्छा, इंटीग्रेट किया, पूरा निकालो जरा, तो 3/2 ये हो गया x²। लिमिट कितनी? -1 से -2/3, और प्लस कितना आएगा? 2x आएगा। लिमिट कितनी? -1 से -2/3। अच्छा, ये कितना आ गया साहब? ये हो गया 3/2, यहाँ पर हो गया साहब 4/9।
और माइनस ऑफ 1। बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं साहब। अपर लिमिट रखा तो 4/9 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 आएगा। अच्छा ये कितना आएगा, +2 टाइम्स यहाँ पर आ रहा है माइनस ऑफ 2/3 और फिर माइनस माइनस तो +1। अच्छा ये कितना हो गया, माइनस ऑफ 5/9। देखते चलो कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 5/9 तो माइनस ऑफ 15/18, माइनस ऑफ 15/18 ना, यही आएगा। हाँ अच्छा 15/18 को बोले तो 5/6 बोल सकते हैं ना, तो माइनस ऑफ 5/6, तो माइनस ऑफ 5/6 हो गया। और यहाँ पर कितना आएगा 1/3, तो ये +2/3 हो गया। अच्छा इसको सॉल्व करके बताओगे कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा साहब 4/6 और माइनस 1/6, तो माइनस ऑफ 1/6, ये एरिया आएगा A1। मैं जो बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो आप। जल्दी नहीं आराम से समझा रहा हूँ, कोई टेंशन मत करो। अच्छा ये माइनस 1/6 का भी एरिया होगा क्या, नहीं ये हमेशा इसका, मैंने बोला ना भाई एरिया अगर नेगेटिव आ रहा तो टेक इट्स मॉड, ये मैंने मॉड लिया, ये फाइनली कितना आ गया 1/6, ये A1 आया, कोई टेंशन नहीं। अच्छा व्हाट अबाउट A2, -2/3 से 1 तक, इसके नीचे की फोटो, -2/3 to 1 एरिया अंडर द सेम। तो यहाँ पर मैंने A2 लिखना चालू किया, A2 मिला साहब इंटीग्रल y dx, अब y मत लिखो भाई, 3x + 2 लिख दो डायरेक्ट, dx लिख दिया। कहाँ से कहाँ तक जाना साहब, -2/3 से 1 तक। ये तो पॉजिटिव ही आना, ये तो डायग्राम ही दिखा रहा है कि ये एरिया पॉजिटिव है, तो इसमें कोई टेंशन है ही नहीं, मॉड और लेना जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने इसको इंटीग्रेट करना चाहा तो क्या मिला, दैट इज व्हाट 3/2 यहाँ पर आएगा x², लिमिट आएगी साहब -2/3 से 1 और प्लस 2x माइनस ऑफ 2/3 से 1, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 3/2। इस बार ये आ रहा है साहब 1 - 4/9। अच्छा प्लस 2 टाइम्स 1 + 2/3। अच्छा ये कितना आया साहब 5/9, अरे बोलो ना 5/9 तो 5/6 और प्लस इधर पे कितना आ गया, ये आ गया साहब 5 2 10/3, 10/3 मतलब 20/6, दैट इज नथिंग बट 25/6। ये आपका एरिया आ गया A2। अच्छा रिक्वायर्ड कितना, जरा मुझे बताओ रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, A इज इक्वल्स टू A1 + A2। अच्छा A1 कितना था, -1/6 नहीं +1/6, तो ये लिखा 1/6 + 25/6 एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट 13/3। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये बात है कि रिक्वायर्ड एरिया अगर आपने ब्लाइंडली कर दिया कि आपको कर दिया हुआ और आपने रट्टा मार के बैठा एक साहब y इज इक्वल्स टू fx, x इक्वल्स a to x इक्वल्स b एंड x एक्सिस, तो इंटीग्रल y dx ठोक दिया माइनस दिस टू दिस और आपने सॉल्व कर लिया और इसको सॉल्व किया और ये 4 आ गया। अब आपको मिस्टेक समझ में आ रही है कहाँ पे हुआ, हेलो इधर देखो, आपने क्या किया था -1 से 1 तक डायरेक्ट गए थे, तो यहाँ से यहाँ तक का तो आया था -1/6, अरे मैंने बाद में मॉड ले लिया -1/6, और यहाँ से यहाँ तक का आया था कितना 25/6। तो कायदे की बात ये थी कि आपने किया कि 25/6 वाला पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव कितना आया था -1/6। जब आपने ऐसा किया तो ये हो गया साहब 24/6 और ये आपका एरिया आ गया 4, जबकि होना क्या था 25/6 प्लस मॉड ऑफ -1/6, दैट मीन्स 25/6 + 1/6 होना चाहिए था, तो दैट विल बी 26/6 एंड दैट इज 13/3। मैं समझा पाया आपको क्या हुआ कैसे, एक बार फिर से मेरा मन अभी पूरा, हाँ
मैंने बोला कि एरिया निकालो, तो आपने एरिया इंटीग्रल y dx किया, -1 से किया और इसको ये कर दिया। ये एरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पार्ट, जब आप -1 से 1 तक 3x + 2 तक जा रहे हो, -1 से 1 तक इस लाइन के साथ जा रहे हो, तो सम पार्ट इज नेगेटिव एंड सम पार्ट इज पॉजिटिव। और जब आपने इंटीग्रेट किया तो वो अलजेब्राइक सम हो गया, 25/6 -1/6 हो गया, एंड दैट्स व्हाई द आंसर कम्स 4। जबकि होना क्या था, एरिया इज नॉट द अलजेब्राइक सम बट एरिया इज व्हाट? मॉड्यूलस सम। होना ये था कि -1 से -2/3 तक का जो एरिया आ रहा है वो चूंकि नेगेटिव आ रहा है, इसका मॉड लेना था, एंड दैट विल बी व्हाट? 1/6। और यहाँ से यहाँ तक का एरिया तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि अबव x एक्सिस है, तो वो तो 25/6 है ही। रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट? मॉड्यूलस ऑफ दिस, दैट इज 1/6 प्लस 25/6, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज नॉट 4 बट 13/3। अरे सर आपने तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बता दिया सर, ये तो अंग्रेजी मेरे समझ में नहीं आती, हर बार मेरे को ऐसी फ़ोटो बनानी पड़ेगी भाई। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फिर कैसा? मैंने तो ये एडवाइस इसलिए की क्योंकि इससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि हाँ सर एरिया तो मुझे दिख रहा है कि ये एरिया है, तो A1 निकाल लूँगा सर, माइनस आएगा, इसको मॉड ले लूँगा, A2 भी दिख रहा है, बिंदास सही आंसर आएगा। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल ऐसा ही कर सकते हो। मेथड 3 पे भी अभी आ रहा है। अच्छा, सेम क्वेश्चन की मेथड 3 की बात मैं कर देता हूँ। मेथड 3 ने तो सर बहुत ही आसान कर दिया है। क्या आसान कर दिया? अरे भाई रिक्वायर्ड एरिया, दिमाग ख़राब है भाई कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। -1 से 1 मुझे ये y dx जो है वो समझ में नहीं आ रहा सर, ये कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव और कब कब नेगेटिव होगा, मुझे ट्रेसिंग बनती नहीं। मार गोली, फंक्शन का ही मॉड ले लो, फंक्शन का ही मॉड ले लो। हाँ जी, अब मॉडुलस सम ही आएगा, मॉडुलस सम ही आएगा। अब ये मॉडुलस ऑफ 3x + 2 है साहब, इसको इंटीग्रेट करते बनता है कि नहीं? हाँ सर बनता है। कैसे? अरे सर मैं इसको ओपन कर लेता था क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट। व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट? -2/3। ओके, तो साहब मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लूँगा, -1 से -2/3 तक जाऊँगा, मॉडुलस ऑफ 3x + 2 dx करूँगा, और प्लस साहब -2/3 से 1 तक जाऊँगा और मॉडुलस ऑफ 3x + 2 करूँगा। अच्छा, ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से होगा क्या सर? ऐसा करने से ये होगा कि मुझे मालूम है कि क्रिटिकल पॉइंट से कम के लिए, अरे -1 से -2/3 मतलब व्हाट? क्रिटिकल पॉइंट से कम। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट से कम के लिए तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो मैं माइनस करके -1 से -2/3 तक जाऊंगा और ये 3x + 2 हो गया। अरे बात समझ में आ रही है? क्रिटिकल पॉइंट से कम के लिए ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, और -2/3 से 1 मतलब क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा, तो क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा के लिए ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा 3x + 2 dx। अरे सर बहुत ही अच्छी बात बता दी आपने। अब हुआ ये कि आप याद करो, जब ये माइनस साइन नहीं लगा था तो इसका आंसर कितना आ रहा था? -1/6। तो मैं अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आएगा साहब -1/6। अरे जो बाद में अपन को मॉड लेने पे मिला था, इस बार पहले से ही हो गया, और ये तो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा था? 25/6 आ ही रहा था। हाँ जी, ये भी सही बात बोली सर। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/6 + 25/6। अरे सर बहुत ही बढ़िया, और ये हो गया 13/3 हो गया। अरे मेरी बात समझ में आ रही? हाँ जी, कोई टेंशन? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अच्छा सर, मेरे को ये लग रहा है कि मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है, क्या आपके भी दिमाग में आ रही है? हाँ, बोलो, कौन सी बात आ रही है? ऑब्जेक्टिव का एक और तरीका दिख रहा है सर मुझे। अच्छा, कौन सा तरीका दिख रहा है? ऑब्जेक्टिव के लिए ना, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव की बात मैं अगर सोचूं तो मुझे तो दिख रहा है कि साहब y = 3x + 2 है ना? तो ऑब्जेक्टिव का वे जो मुझे दिख रहा है, ऐसे देखो, ऐसे सर मेरे को ये समझ में आया कि हाँ, आपने बोला ट्रेस करने, मैं ट्रेस कर लेता हूँ।
आपके मन की रख लेता हूँ। ये मैंने ट्रेस कर लिया। यहाँ पर आ रहा है सर x इक्वल्स 1, अच्छा, और यहाँ पर आ रहा है कहीं पर x इक्वल्स -1, तो मैंने बना दिया साहब x इक्वल्स -1, और ये जो लाइन है इस लाइन को बोला y इज इक्वल्स टू 3x + 2। यहाँ पे कहीं पर ओरिजिन है ना। अच्छा, कोई टेंशन। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना सर, ये है -2/3, और ये एरिया निकालना है। यार मुझे कोई भी बता दो भाई, मुझे कोई भी बता दो, ये दो ट्रायंगल का एरिया निकालना है यार। 1/2 बेस इंटू हाइट कहाँ गया अपना बचपन की स्टोरी, 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, इसका बेस कितना 1, और -(-2/3), इसका बेस b बराबर है 1 - -2/3, मतलब ये हो गया साहब कितना आ जाएगा यार, ये 5/3, ये बेस हो गया। अच्छा, हाइट कितनी है सर इस ट्रायंगल की? अरे ट्रायंगल की हाइट ये है, x इक्वल्स 1 रख दो यहाँ पे, तो y इक्वल्स 5 आ गया। अरे वाह 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 वाह, h इज इक्वल्स टू 5 आ गया। तो एरिया इस ट्रायंगल का कितना आएगा? इस ट्रायंगल का एरिया तो आ जाएगा साहब 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 5 इंटू 5/3। अरे सर बहुत ही बढ़िया है, तो 25/6 ही आ गया साहब। अच्छा सर, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया भी निकालना है मुझे। अरे ये है -1, ये है -2/3, तो इसका बेस, ये बेस, इसका जो बेस आएगा, बेस कितना आएगा 1 - 2/3 कर दो तो 1/3 आ जाएगा। अच्छा, इसकी हाइट सर निकाल लूँ क्या? हाँ निकाल सकते हैं भाई। x की जगह -1 रख दो, यहाँ पर x की जगह -1 रखा तो y इक्वल्स -1। अरे -1 बोलने की बात है, अरे हाइट तो 1 ही है, तो बेस कितना 1/3, हाइट कितनी 1, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ 1/2 बेस मतलब 1/3 इंटू हाइट मतलब 1। अरे सर ये तो 1/6 आ गया। हाँ जी, तो 1/6 + 25/6 दैट इज 13/3, दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। मतलब ये हुआ कि ट्रेस करके तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हो एरिया, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं। हाँ, लेकिन दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर ऑब्जेक्टिव वर्किंग ओनली। सब्जेक्टिव में ये सब काम मत कर लेना, सब्जेक्टिव में ये सब काम नहीं करने हैं, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व्स आपको पढ़ना है। तो वो जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो लिख के आएगा, अप्लाई डेफिनेट इंटीग्रल, अप्लाई इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया। तो आप ऑल्दो ऐसा करके निकाल भी दोगे, लेकिन नंबर तो 0 मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में आप कुछ भी करते रहो, कोई लफड़ा ही नहीं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं, तो मैंने तो ये पॉइंट निकाल लेना है साहब, ये पॉइंट मुझे मालूम है, ये पॉइंट मुझे मालूम है, डिटर्मिनेंट से ट्रायंगल निकाल लो, है ना। ये पॉइंट मुझे मालूम है, ये पॉइंट मुझे मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, डिटर्मिनेंट से ट्रायंगल का एरिया निकालो। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, फिर बाद में दोनों का मॉड खेल लेना, मतलब एडिशन कर देना, दैट विल बी द रिक्वायर्ड वन। अच्छा, आपको कौन सी मेथड सबसे अच्छी लगी साहब? सर मेरे को तो नंबर 2 वाली सबसे अच्छी लगती है। हमें ट्रेस करके क्लैरिटी के साथ दिख जाना चाहिए साहब मुझे कौन सा एरिया चाहिए, बाकी मैं निकाल लूँगा, इंटीग्रेशन मेरे से बनता है। नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर लूँगा एरिया को। तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी कभी ऐसा हो कि आपको क्वेश्चन मिले, आप पहले उसको ट्रेस कर लें टाइम दे करके। ये नहीं कि शॉर्टकट में 1 मिनट के अंदर करना है, 1 मिनट के अंदर करना, बात का काम है साहब। आपकी स्पीड वैसे ही सही हो जाएगी बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट सही हो जाएं। तो देयर आर 4 वर्किंग मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तो सब अच्छा है, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, खूब जम के तैयारी करें। ठीक है, चलिए बाय बाय।